नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 13 नवंबर के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कितनी घाटियां और संबंधित राज्य सुमेलित हैं। और यहाँ पर आपको 4 घाटी और 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें अरकू घाटी का नाम लिखा हुआ है, जिसके सामने राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आप सभी को याद रखना है कि अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है कांगड़ा घाटी, जिसके सामने लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश। और आप सभी को पता होगा कि कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सुमेलित है। देख लेते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट में जीरो घाटी का नाम लिखा हुआ है, जिसके सामने है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो जीरो घाटी है वह अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है, यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन भी सुमेलित है। आइए देख लेते हैं चौथे पॉइंट को। चौथा पॉइंट है युमथांग, जिसके सामने लिखा हुआ है सिक्किम। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि युमथांग घाटी सिक्किम में स्थित है, यानी कि यहाँ पर जो चौथा कथन है वो भी सुमेलित है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर चारों के चारों कथन एक दूसरे से सुमेलित हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर अरकू घाटी को लेकर के चर्चा किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के ग्लोबल वार्मिंग क्षमता की तुलना में अधिक है। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है। अगर हम मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जो फ्लोरीन गैस होते हैं उनका जो है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को दर्शाया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड से कम है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मीथेन की जो ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है वो भले ही कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हो, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड से कम है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, ग्लोबल मीथेन प्लेज का लक्ष्य मीथेन उत्सर्जन में 2030 तक 2005 के स्तर से कम 30% की कटौती करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मीथेन के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ग्लोबल मीथेन प्लेज है और उसमें शामिल होने वाले जो देश हैं उन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि 2020 के स्तर पर जो भी मीथेन का उत्सर्जन होता है उसमें जो है 2030 तक 30% की कमी करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो स्तर यहाँ पर रखा गया है वो 2020 है, और उस स्तर पर जो मीथेन का उत्सर्जन होता है वैश्विक तौर पर उसमें जो है 2030 तक 30% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि यहाँ पर जो बेस ईयर हम कह सकते हैं वो 2020 है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ईयर है वह 2005 दिया हुआ है, जो कि 2020 है। यानी कि यहाँ पर दोनों के दोनों कथन गलत हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथनों में से कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी कथन सही नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों स्टेटमेंट हैं जिसको कि आपको ध्यान से रिवाइज कर लेना है। इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जिसका शीर्षक है, यूएन प्रिपेयर्स टू मॉनिटर मीथेन इमिशन ग्लोबली यूजिंग सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम, जिसका नाम है मार्स। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अभ्यास भारत द्वारा फ्रांस के सहयोग से आयोजित नहीं होता है। और यहां पर आपको 4 संयुक्त अभ्यास के नाम दिए गए हैं। यहां पर जो पहला पॉइंट है उसमें नाम है एक्सरसाइज शक्ति का। तो यहां पर बात हो रही है भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर के किए जाने वाले
संयुक्त अभ्यास की। यहाँ पर पीआईबी का एक डेटा है जिसमें जो भारत के द्वारा जिन जिन देशों के साथ ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज किए जाते हैं उसका बारे में चर्चा किया गया है। वो डेटा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रांस जो भारत के साथ मिलकर के मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है एक्सरसाइज शक्ति, यानी कि भारत और फ्रांस मिलकर के एक्सरसाइज शक्ति करते हैं। यह दोनों आर्मी के बीच में होती है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज गरुड़। अगर हम भारत और फ्रांस के बीच में होने वाले एयरफोर्स एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत फ्रांस के साथ मिलकर के जो एयरफोर्स एक्सरसाइज करता है उसका नाम है गरुड़, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट है वरुण। और अगर हम फ्रांस और भारत के बीच में होने वाले नेवल एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज होता है उसका नाम है वरुण, यानी कि जो वरुण एक्सरसाइज है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और यहाँ पर जो चौथा पॉइंट उसमें लिखा हुआ है अजय वॉरियर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत और यूके की आर्मी के बीच में जो होने वाला एक्सरसाइज है उसका नाम है अजय वॉरियर, यानी कि यह जो एक्सरसाइज है वो भारत और फ्रांस के बीच में नहीं होता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 अजय वॉरियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। एक ही साथ आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसको कि आपको ध्यान से नोट डाउन कर लेना है, अपने पास इस डेटा को रखना है। इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज़ है वो आज के पीआईबी में आया है, जहां पर भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला जो एक्सरसाइज है गरुड़ 7 उसको लेकर के चर्चा किया गया है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन से स्थान और संबंध देशों के युग्म सुमेलित हैं। और यहाँ पर आपको 4 स्थान के नाम दिए गए हैं और उसके सामने 4 देशों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें नाम लिखा हुआ है खेरसोन का, जिसके सामने लिखा हुआ है यूक्रेन। तो खेरसान को लेकर के हमने काफ़ी सारी चर्चाएं की हैं और आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो खेरसान है वह यूक्रेन का क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरे पॉइंट में जिस स्थान का नाम लिखा हुआ है वो है मेकेले और उसके सामने जिस देश का नाम लिखा हुआ है वो है इथोपिया। तो यहाँ पर अगर हम मैप में देखते हैं तो यहाँ पर है मेकेले जो कि इथोपिया का भाग है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सुमेलित है। आइए देख लेते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट है कोबानी, जिसके सामने लिखा हुआ है सीरिया। मैप में आप देख सकते हैं सीरिया के, ये है कोबानी का एरिया जो कि सीरिया में है, यानी कि यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो भी सुमेलित है। आइए देख लेते हैं चौथे पॉइंट को। चौथा पॉइंट है शर्म अल शेख, जिसके सामने लिखा हुआ है मिस्र और आप सभी जानते हैं कि ये भी क्या है, सुमेलित है। आप मैप में देख सकते हैं ये रहा शर्म अल शेख जो कि इजिप्ट का भाग है, यानी कि यहाँ पर जो चारों के चारों पॉइंट हैं वह सुमेलित हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सभी पॉइंट जो हैं वो सुमेलित हैं। तो मैप को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर खेरसान को लेकर के चर्चा किया गया है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, जिसे कि 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। तो ये कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर यह कथन गलत है। लॉटरी के आधार पर नहीं बल्कि टेंडर के आधार पर जो है कोयला खंडों का आवंटन किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो गलत है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि ये कथन भी गलत है। अभी अभी हमारे देश में कोयले का शॉर्टेज हुआ था, जिसको देखते हुए भारत के द्वारा भारी मात्रा में घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए आयात किया गया था कोयले का,
यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी गलत है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सिर्फ पहला कथन ही सही है। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज का तथ्य है इम्यूनोथेरेपी और इसको लेकर के जो न्यूज़ है वो आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। अगर हम इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि इम्यूनोथेरेपी उपचार का एक ऐसा तरीका है जिसमें कैंसर के उपचार की गहन संभावना है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं वो हमारे शरीर में ही बनती हैं और ये जो कोशिकाएं होती हैं वे हमारी रक्षा प्रणाली से खुद को छिपाने में सक्षम होती हैं। अगर हम इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो इम्यूनोथेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को चिन्हित किया जाता है, पहचाना जाता है ताकि इम्यून सिस्टम के लिए उन्हें खोजने और नष्ट करने या फिर कैंसर के खिलाफ बेहतर काम करने के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये जो तरीका है कैंसर के इलाज का उसे आपको ध्यान में रखना है कि आखिर इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर भी चर्चा किया गया है सेल थेरेपी में। तो इस न्यूज़ को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। जो महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पर दिए गए हैं उनको आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।